हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे गेट के क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द हाफ लाइफ व्हिच इज टी हाफ फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर वेरीज विद द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच इज ई नॉट। तो हमें ई नॉट कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे टी हाफ हमें गिवन है डिफरेंट डिफरेंट। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने की क्या ऑर्डर जीरो होगा, फर्स्ट होगा, सेकेंड या थर्ड होगा। तो देखो कॉन्सेप्ट, हाँ, जो हमारा टी हाफ होता है वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है, दिस इज टू रेज टू द पावर n माइनस वन minus 1 upon n minus 1 times k times initial concentration raised to the power n minus 1। ये वो एक्सप्रेशन है जो टी हाफ को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेट करता है। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स टी हाफ विद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन व्हिच इज ई नॉट। इन्होंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को एस, क्योंकि इन्होंने रिएक्टेंट एस्टर लिया तो उसको ई नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे आप ए नॉट की जगह ई नॉट भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट। अब इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसकी एक ड्रॉबैक है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, इनवैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन है विच इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। बिकॉज जो फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो अब अगर मैं आइडिया दूं कि किस तरह से हमें अप्रोच करना है, तो देखो यहाँ पे हम रेट कांस्टेंट की बात करेंगे। रेट कांस्टेंट इक्वल आएगा टू रेज टू द पावर माइनस वन अपॉन n माइनस वन टाइम्स टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर n माइनस वन। अब ये रेट कांस्टेंट है, जो रेट कांस्टेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन के, और यू कैन से इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मेरे पास लेट्स से मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं तो जीरो ऑर्डर में मैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है, मैं टी हाफ की वैल्यू पुट करूंगी। अगर डेटा को पुट करने के बाद अगर मेरा जो रेट कांस्टेंट है वो सेम आता है तो दैट मीन्स वो जीरो ऑर्डर है। ठीक है, इसी तरह से मैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इन सब के लिए चेक करूंगी। बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कह सकती हूँ, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वेरी करने के साथ साथ टी हाफ भी वेरी कर रहा है, मीन्स जीरो, ये फर्स्ट ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर में जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर को तो कर दो एलिमिनेट, बट जीरो, सेकंड, थर्ड के लिए चेक करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट कर करके देखनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर का मतलब है कि एन होगा जीरो। तो यहाँ से हमने पहला रेट कांस्टेंट निकाला। पहला रेट कांस्टेंट मतलब पहले डेटा की कॉरेस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट निकाला। पहला डेटा है जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 है और टी हाफ 240 है। सो टू रेज टू द पावर 0 माइनस वन अपॉन 0 माइनस वन। टी हाफ है 240, सेकंड इनवर्स 240 सेकंड्स, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 5 और 0 माइनस वन। जब मैं इसमें वैल्यूज को, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, कैलकुलेट करूंगी, तो आंसर आएगा 1/96। ठीक है, कुछ भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे। अगर मैं के जीरो ऑर्डर के लिए ही नेक्स्ट डेटा पे ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, अगर ये दोनों रेट कांस्टेंट सेम आ जाते हैं मींस आंसर हमारा जीरो ऑर्डर होगा। तो अगर मैं सेकंड डेटा की बात करूँ तो अगेन मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 4 पुट करनी है, टी हाफ 300 पुट करना है, और जीरो ऑर्डर के कॉरेस्पॉन्डिंग, सो एन जीरो ही रहेगा। सो अब मैं यहाँ पे 0 माइनस वन रेट कॉन्स्टेंट टी हाफ की बात करूँ तो वो होगा 300 टाइम्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा 4 रेज टू द पावर 0 माइनस वन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आंसर आएगा 1/150। अब रेट कॉन्स्टेंट डिफर कर रहा है, जो कि इसका मतलब है कि हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, बिकॉज रेट कांस्टेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो हमारा ये आंसर नहीं है। तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर हमने पहले एलिमिनेट कर दिया है। अब हम चेक करेंगे अपना आंसर किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए फटाफट चेक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या सेकेंड ऑर्डर है या नहीं है। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने एन की वैल्यू 2 पुट करनी है। ठीक है, और सबसे पहले पहला डेटा यूज करेंगे ये वाला। तो अगर n की वैल्यू 2 है फॉर सेकेंड ऑर्डर, तो हमारे पास ठीक है, अब हमें यही वैल्यू एक्सप्रेशन यूज करनी है। सो के टू विल बी इक्वल टू टू रेज टू द पावर 2 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। टी हाफ है 240, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 5, 2 माइनस वन। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो के टू की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1/1200, 1/1200। अगर मैं नेक्स्ट डेटा के लिए के टू की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो नेक्स्ट डेटा के लिए देखो क्या आएगा, के टू प्राइम कह लो। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 माइनस वन, बिकॉज अगेन एन तो 2 ही है। और यहाँ पे सेकंड डेटा के लिए टी हाफ है 300, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 4 रेज टू द पावर 2 माइनस वन। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से भी 1200 ही आ रहा है, 1/1200। अब ये दोनों सेम है, दैट मीन्स हमारा आंसर सेकेंड ऑर्डर है।
ठीक है, अगर इसको भी चेक करना चाहो इसको भी चेक कर सकते हो, तब भी हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 डबल प्राइम 1/1200 ही आएगी। दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड ऑर्डर है, मीन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के पीछे हमें सिर्फ एक ही बात पता होनी चाहिए थी, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो कि टी हाफ क्या होता है, 2 raised to the power n-1 -1 अपॉन n-1 k a नॉट रेज टू द पावर n-1। ये एक्सप्रेशन होता है, और इसका ड्रॉबैक भी पता होना चाहिए था कि फर्स्ट ऑर्डर पे एप्लीकेबल नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ जो होता है वो 0.693 अपॉन के होता है। दैट्स इट। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए के की वैल्यू निकालनी थी। अगर किसी के लिए भी के की वैल्यू सेम आ जाती, दैट मीन्स वो हमारा करेक्ट ऑर्डर होता। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question states, in the metathesis reaction given below, 4.32 gram of the compound X was treated with 822 milligram of the catalyst Y, ठीक है, to yield 2.63 gram of the product Z. The mole percent of the catalyst Y used in this reaction is, तो हमें given क्या है, इसका X का 4.32 ग्राम given है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं 822 मिलीग्राम अपने कैटलिस्ट से, विच इज दिस। ठीक है, ग्रब्स कैटलिस्ट है। और उसके बाद क्योंकि हम मेटाथेसिस में ग्रब्स कैटलिस्ट यूज करते हैं, मेटाथेसिस में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे इस तरह से रिंग है ना, तो यहाँ पे ये रिंग क्लोज होकर डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से मेटाथेसिस होती है। बट यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि मोल परसेंट क्या है, किसकी मोल परसेंट पूछी गई है, कैटलिस्ट की। तो अगर मैं मोल परसेंट की बात करूं ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन, तो हमें मोल्स ऑफ कैटलिस्ट निकालना पड़ेगा, मींस वाई के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब है एक्स और वाई, क्योंकि हमने एक्स और वाई यूज किया है ना। सो यहाँ से हम निकालेंगे मोल परसेंट, बिकॉज अगेन परसेंट है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। तो अगर मैं मोल्स ऑफ वाई की बात करूं, तो वाई के मोल्स मींस गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास तो हमें पता है 822 मिलीग्राम, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ग्राम्स में, विच इज 822 टाइम्स 10⁻³ ग्राम्स। तो इसको हमने ग्राम्स में तो कन्वर्ट कर लिया, 822 टाइम्स 10⁻³ बट इसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास के लिए यहाँ पे डेटा गिवन है। ठीक है, यहाँ ये रुदीनियम की, फास्फोरस की, सीएल के, इन सबके एटॉमिक वेट्स गिवन है, हमें सिर्फ इसका मोलर वेट कैलकुलेट करना था। अगर करोगे तो 822 ग्राम पर मोल आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 0.001 मोल्स। तो ये हमारे पास आए हैं y के मोल्स। उसके बाद हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है नेक्स्ट x के मोल्स को, है ना। नेक्स्ट हमें निकालना है x के मोल्स को, बिकॉज हमें टोटल मोल परसेंट निकालने हैं y के यूज्ड इन द रिएक्शन, कि हमने रिएक्शन में x और y ही यूज किए सिर्फ। y z तो प्रोडक्ट बने ना, हमें रिएक्शन में तो हमने सिर्फ x और y यूज किया है। तो मोल परसेंट ऑफ y का मतलब है कि कितने y के मोल्स है डिवाइडेड बाय कितने मोल्स हमने रिएक्शन में यूज किए, मींस x और y, तो टाइम्स 100। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x के मोल्स। तो इसका वेट तो हमें पता है, गिवन वेट 4.32 ग्राम, लेकिन इसका मोलर वेट हमें निकालना पड़ेगा। तो देख लेना काउंट करके कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे इसके मोलर वेट को, तो वो आएगा 213 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.021, ये हमारे पास एक्स के मोल्स हो गए। लेकिन हमें निकालना है मोल परसेंट ऑफ वाई। वाई का मोल परसेंट का मतलब है कि वाई के मोल्स आएंगे न्यूमरेटर में, वाई के मोल्स है 0.001 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, कि हमने कितने रिएक्शन में यूज किया, मींस हमने कितना रिएक्टेंट लिया है। 0.001 प्लस 0.021 टाइम्स 100, क्योंकि परसेंट की बात कर रहे हैं। इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से 4.99%। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमने इसको मोल परसेंट की बात करनी थी, तो 4.99 हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। हमने क्या करना था, सिर्फ इसमें हमें मेटाथीसिस से रिलेटेड नहीं थे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहते था हमारे नॉर्मल से कॉन्सेप्ट से, विच इज मोल परसेंट। अगर यही हमसे एक्स का मोल परसेंट पूछा जाता तो न्यूमरेटर में एक्स आ जाता, डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स टाइम्स 100। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस रिएक्शन। अब दिस क्वेश्चन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question states, an ideal gas occupies an unknown volume V liters at a pressure of 12 atm. The gas is expanded isothermally against a constant external pressure of 2 atm so that its final volume becomes 3 liter. The work involved for this expansion process is how much calories? So gas constant की value हमें given है, GATE 2019 का question है।
तो हमें सबसे पहली बात तो दी हुई है कि हमारी जो गैस है वो आइडियल गैस है, ठीक है, वो अननोन वॉल्यूम V लीटर ऑक्यूपाई कर रही है, तो कोरिस्पॉन्डिंग टू प्रेशर 12 atm। जब हम गैस को एक्सपैंड करते हैं आइसोथर्मली अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है विच इज 2 atm, ठीक है, तो मतलब सेकंड कंडीशन हमें गिवन है, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो फाइनल वॉल्यूम है, तो इसको कह लो कि ये इनिशियल वॉल्यूम हमें नहीं पता है V लीटर्स, इनिशियल प्रेशर हमें पता है 12 atm। उसके बाद इनिशियल फाइनल वॉल्यूम हमें गिवन है 3 लीटर, फाइनल वॉल्यूम मतलब एक्सपेंशन के बाद, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद, और फाइनल प्रेशर हमें पता है 2 atm। ये अगेन क्योंकि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट है, सो यू कैन सी इट टू बी फाइनल प्रेशर। देखो इस तरह से है कि लेट्स से हमारे पास कोई गैस है, उसका इनिशियल वॉल्यूम कुछ है हमें नहीं पता, उसका इनिशियल प्रेशर है 12 atm। उसके बाद हम गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड करने का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जो हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, और फाइनली हमारा जो है वो कौन सी स्टेट अचीव होगी जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया 2 atm। हमें वर्क इन्वॉल्व की बात करनी है, W हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो W की बात करें तो W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ये होता है क्योंकि इन्होंने नहीं कहा कि हम रिवर्सिबली कर रहे हैं, तो W जो होगा वो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। एक्सटर्नल प्रेशर पता है, बट डेल्टा V के लिए, डेल्टा V क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम तो हमें पता है, बट हमें इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता, तो हमें सबसे पहले तो इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें हिंट गिवन है आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, यही होता है आइडियल गैस के लिए। और टेम्परेचर कांस्टेंट गिवन है, तो वहां से इसको इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना, तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर का मतलब है T1 इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो हमारे पास होगा PI VI इज इक्वल्स टू PF VF, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमने इस तरह से इसको, क्योंकि n दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही होंगे। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर हमें पता है 12 atm, इनिशियल वॉल्यूम हमें नहीं पता है, फाइनल वॉल्यूम है 2 atm विच इज द एक्सटर्नल प्रेशर, और फाइनल वॉल्यूम हमें पता है 3 लीटर। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा कितना, यहाँ से इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा 0.5 लीटर्स। तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल हम पुट करेंगे, पी एक्सटर्नल हमारे पास कितना है 2 atm, फाइनल वॉल्यूम हमारा है 3 लीटर्स, इनिशियल वॉल्यूम है 0.5 लीटर्स। इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा -5, और आंसर किसमें आएगा, लीटर एटीएम में। अब हमें लीटर एटीएम को कन्वर्ट करना है किसमें, कैलोरीज में। तो देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि 1 लीटर एटीएम जो होता है, 1 लीटर एटीएम, दिस इज 101.3 जूल्स, पहली बात। दूसरी बात, एक कैलोरी जो होता है वो 4.186 जूल्स होता है, कैलोरी बड़ा यूनिट होता है जूल से। तो अब देखो इसको कि हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर एटीएम इज 101.3 जूल्स एंड 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल्स। तो एक जूल जो होगा वो 1/4.186 कैलोरीज होगा। तो हमें सिर्फ इसको यहाँ पे पुट करना है, तो 1 लीटर एटीएम विल बी इक्वल टू 101.3 डिवाइडेड बाय 4.186 कैलोरीज। हमें इसको यहाँ पे लीटर एटीएम की जगह से कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा कन्वर्जन के बाद, ठीक है, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, फाइनली दिस विल बी -121.95 कैलोरीज। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है इन कैलोरीज, और हमने इसे राउंड ऑफ भी कर लिया 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। सिर्फ हमें एक तो हमें ये यूज करना था आइडियल गैस है। दूसरी बात आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का मतलब है P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2 बिकॉज इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तीसरी बात हमें जो यूज करनी थी वो हमें एक्सप्रेशन पता होना चाहिए था, क्योंकि हमें कोई इन्होंने बताया नहीं कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन है इरिवर्सिबल है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है जनरल, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। जब भी पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। The next question states oxymyoglobin, which is MbO2, and oxyhemoglobin, which is HbO2 whole 4, because ये tetramer होता है, respectively are, हमें बताने की पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। So ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में आयरन के स्टेट में है। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सी मायोग्लोबिन की, तो यहाँ पे हमारे पास जो आयरन है वो +2 स्टेट में है, और +2 में भी किस स्टेट में है, लो स्पिन स्टेट में है। दिस इज लो स्पिन। तो लो स्पिन में क्या होगा, अगर मैं Fe +2 की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, सो दिस विल बी D6 3D6।
ठीक है। और लो स्पिन का मतलब है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे n जो है वो 0 है, दैट मीन्स ये जो सिचुएशन है ये डायमैग्नेटिक की सिचुएशन है। तो जो ऑक्सीमायोग्लोबिन है वो है डायमैग्नेटिक। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है ये भी आयरन 2 लो स्पिन में होता है, बिकॉज तभी ये कैविटी के बीच में फिट आता है, क्योंकि जैसी ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है तो आयरन जो होता है वो हाई स्पिन से लो स्पिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर जो उस कैविटी होती है उसमें फिट हो जाता है। तो यहाँ पे भी लो स्पिन होने की वजह से ये जो D6 है यहाँ पे भी n जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 0 होंगे, और ये भी जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। तो दोनों केसेस में ये आंसर जो आएगा वो आएगा डायमैग्नेटिक, एंड डायमैग्नेटिक मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। बस इतना पता होना चाहिए था कि है तो दोनों में Fe+2, बट किस स्टेट में है, दोनों में लो स्पिन है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। All right, so the last question states a solution containing a metal complex absorbs at 480 nanometer with molar extinction coefficient of 15,000 liter per mole per centimeter. Path length of the cell is 1 centimeter and transmittance is 20.5%. The concentration of the metal complex is. तो हमें सबसे पहली बात तो वेवलेंथ गिवन है कि कॉम्प्लेक्स किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट मींस एप्सिलॉन गिवन है व्हिच इज 15,000 लीटर per mole per centimeter inverse. Path length given है means L given है 1 centimeter. ट्रांसमिटेंस गिवन है 20.5%। हमसे पूछा गया है कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। तो हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट्स लॉ A is equals to epsilon CL, where A is absorbance, एप्सिलॉन पता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, सी भी पता है कॉन्सेंट्रेशन, और एल हमें पता है पाथ लेंथ होती है। बट यहाँ पे क्या चीज नहीं पता, हमें सी नहीं पता, सो सी विल बी इक्वल टू ए अपॉन एप्सिलॉन सी एल, ए अपॉन एप्सिलॉन एल। अब हमें एब्जॉर्बेंस भी नहीं पता, एब्जॉर्बेंस की जगह हमें ट्रांसमिटेंस पता है। तो क्या रिलेशनशिप होता है एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस में, तो द रिलेशनशिप इज ए इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टी। ठीक है, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज माइनस लॉग 20.5, which will come out to be equal to 0.1 second. A is equals to माइनस log t, बिकॉज हमारे पास क्या होता है जो एब्जॉर्बेंस होती है वो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आएगा 0.6882, हमारे पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आएगी ये। और एक्चुअली यहाँ पे log 1 अपॉन टी होना चाहिए था, A is equals to log 1 अपॉन टी। बट एनीवेज एक ही बात है, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आएगी ये, कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है। एब्जॉर्बेंस इज 0.6882 डिवाइडेड बाय मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट 15,000 टाइम्स एल इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास एब्जॉर्बेंस के कोई यूनिट्स नहीं होते, इट्स जस्ट अ नंबर। तो कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा मोल्स पर लीटर में, पहली बात, और आंसर आएगा 4.59 टाइम्स 10⁻⁵ मींस सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारे पास सी करेक्ट आंसर है। अगर मैं इसके एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस की बात करूं तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कोई सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन जो है ये एब्जॉर्ब कर, यहाँ पे हमने लाइट डाली कितने वेवलेंथ की, 480 नैनोमीटर की, इसने कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब किया, कुछ अमाउंट को ट्रांसमिट कर दिया, तो ये होती है ट्रांसमिटेड लाइट, और जितने को एब्जॉर्ब किया वो होती है एब्जॉर्ब्ड लाइट। बट इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, जो ट्रांसमिटेंस होता है वो होता है आई टी अपॉन आई नॉट, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी अपॉन इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और जो ट्रांसमिटेंस होता है वो ए जो होता है वो होता है log 1 अपॉन टी के इक्वल, और यू कैन से ए इज इक्वल्स टू माइनस log टी। ठीक है, क्योंकि log 1 0 होता है, तो इस तरह से ये रिलेशनशिप होता है एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड फॉर दिस वीडियो। गेट 2019 क्वेश्चन था, आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।